दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले स्वराज पार्टी के बारे में, जिसका गठन 1923 में इलाहाबाद में होता है। दूसरा हमें पढ़ना है गांधी-दास समझौते के बारे में, जो 1924 में होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप जानते हैं चौरा चौरी कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है। आपने कल की क्लास नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, पहले उस क्लास को कर लें, ठीक है। तो जैसे ही चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, गांधी जी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसके कारण पूरे देश में घोर निराशा और असंतोष का माहौल फैल जाता है। कांग्रेस में भी इस असहयोग आंदोलन के स्थगन से घोर निराशा और असंतोष फैल गया था। अब कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली थी, कार्यक्रम थे, उसको लेकर नेताओं में मतभेद होने लगता है, जिसके कारण दो दल उभर कर आते हैं, एक परिवर्तनवादी दल और दूसरे अपरिवर्तनवादी दल। परिवर्तनवादी दल में वे लोग शामिल थे जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस अब सरकार में प्रवेश करे, यानी काउंसिलों में प्रवेश करे, वहां जाकर सरकारी नीतियों का विरोध करे और सरकार विरोधी जनमत तैयार करे, ठीक है। इसमें मुख्यतः कौन कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का विरोध नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कांग्रेस उसी नीति से सरकार का विरोध करे जिस नीति से करती आ रही है। इनमें मुख्यतः शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी। चूंकि मैंने आपको बताया परिवर्तनवादी परिवर्तन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1923 को इलाहाबाद में अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें परिवर्तनवादी और उनके समर्थक थे। इस अखिल भारतीय सम्मेलन जो इलाहाबाद में बुलाया गया था, इसी के द्वारा एक नई पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये भी तय किया कि स्वराज पार्टी भले ही कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस से अलग हो गई है, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी, ठीक है। तो 1923 में चुनाव होते हैं और नवंबर 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी को आशातीत सफलता मिलती है। सेंट्रल असेंबली के 101 निर्वाचित स्थानों में 42 पर कांग्रेस को विजय मिलती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंबई में स्वराज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई। हालांकि मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता के कारण कुछ खास लाभ नहीं मिल पाया इनको, लेकिन फिर भी जो बाकी के प्रोविंसेस थे जैसे मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसमें स्वराज पार्टी बड़ा दल के रूप में उभरी थी, ठीक है। तो चूँकि सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन थे, तो कौन केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा था, नेता कौन था? मोतीलाल नेहरू थे। इन्हीं ने 8 फरवरी 1924 को एक प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत क्या था, गवर्नर जनरल उनकी परिषद से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में शीघ्र संशोधन किया जाए ताकि देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। उसके बाद कांग्रेस के अंतर्गत जो स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, उसको कई सफलताएं मिली। जैसे कलकत्ता में नगर पालिका के चुनाव होते हैं 1924 में, जिसमें स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। चित्तरंजन दास महापौर और शहीद सुधावर्दी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना, चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर नियुक्त होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्वराज पार्टी आगे और सफलता हासिल करती है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल होती है। बहुत बड़ी बात थी, इसको याद रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस के अंतर्गत जो स्वराज पार्टी थी, अब काफ़ी मजबूती से सरकार के अंदर अपना बात रख सकती थी, अपना स्थान उन्हें बता सकती थी। तो उन्होंने कई बार सरकारी प्रस्तावों, बजटों को अस्वीकृत कराया, लेकिन वायसराय के पास वीटो पावर था, तो उसको पास तो करा लेते थे, लेकिन फिर भी स्वराज पार्टी ने काफ़ी रोक टोक लगाई सरकार के काम में। उसी समय क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी 1924 को 1919 के जो संशोधन कराना था, उसके लिए प्रस्ताव रखा था मोतीलाल नेहरू ने। तो उत्तरदायी शासन की मांग के परिणाम स्वरूप सरकार मान जाती है और 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी का गठन करती है। वो देखिए सफलता मिलने लगी थी स्वराज पार्टी को, ठीक है। उसी समय एक और घटना होती है, जिसे गांधी-दास समझौता बोलते हैं। कब होता है ये? 1924 में। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने 12 फरवरी को स्थगित किया, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई थी। लेकिन 5 फरवरी 1924 को उनका स्वास्थ्य
खराब हो जाता है, जिसके कारण ये देखते हुए अंग्रेज उन्हें रिहा कर देते हैं। जेल से रिहा करते समय जो बम्बई सरकार थी उन्हें सुझाव देती है कि गांधी जी जो उनका असहयोग आंदोलन है उसके सभी सिद्धांतों को छोड़ देंगे, साथ में जैसे बाहर निकलेंगे उन्हें स्वराज पार्टी के नेताओं की निंदा करनी है। तो 6 जून 1924 को वायसराय के गृह सचिव ने भी उन्हें यही सलाह दी कि उन्हें यही करना है, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों को फिर से धोखा दिया। उन्होंने क्या किया, स्वराजियों से धीरे धीरे एकता स्थापित कर ली। गांधी जी स्वराजी नेताओं की नीतियों के विरोधी तो थे, परंतु उनकी निष्ठा और ईमानदारी को उन्हें कोई शक नहीं था। उन्होंने स्वराजी नेताओं को सुएग, अनुभवी, ईमानदारी और देशभक्त जैसी संज्ञाएं प्रदान की। गांधी जी CR दास के बीच एक वक्तव्य जारी होता है, ठीक है, जिसे गांधी-दास पैक्ट कहा गया। इस पैक्ट में क्या क्या था कि असहयोग आंदोलन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या था, इस पैक्ट की पुष्टि गांधी जी ने जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी करते हैं, उसमें इस पैक्ट की पुष्टि की और बोला गांधी जी ने कि कांग्रेस अब विधानसभाओं में कार्य करेगी स्वराज पार्टी के थ्रू, ठीक है। और इसी गांधी-दास पैक्ट के अनुसार गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना की, आपको याद रखना है ये, ठीक है। और इसी के द्वारा गांधी जी ने पूरे देश में चरखी और खादी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस जो स्वराज दल था, स्वराज पार्टी थी, उसमें पतन देखने लगता है। पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, 1925 जून में ही CR दास की मृत्यु हो जाती है। CR दास को देशबंधु चित्तरंजन दास भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु से जो स्वराजवादी थे उनको गहरा धक्का लगता है और कुछ अप्रिय घटना भी समय होती हैं जिससे स्वराजियों की शक्ति नष्ट होने लगती है। स्वराजियों का मैंने आपको बताया प्रधान ध्येय क्या था, सरकार में प्रवेश कर सरकार का असहयोग करना, परंतु कुछ लोग सहयोग करने लगे थे या उन पर ऐसे आरोप लगने लगे थे कि वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जैसे उसी समय मोतीलाल नेहरू 1925 में इंडियन सैंडहर्ट्स कमेटी के सदस्य नियुक्त होते हैं। विठल भाई पटेल केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बनते हैं और AR आयंगर पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य बनते हैं। तो ऐसा लोगों को लगने लगता है कि ये तो सरकार का असहयोग करने गए थे, जबकि ये बड़े बड़े पदों पर बैठकर स्वयं सरकार का सहयोग करने लगे हैं। तो अब इनकी ईमानदारी पर शक करने लगे थे जो निराधार थी। और इसी समय एक चीज़ और होती है, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये सब लोग बढ़ती सांप्रदायिकता की लहर में हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार से सहयोग करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि इनके जो सहयोग था इसका विरोध स्वयं भगत सिंह ने भी किया था, ठीक है। 1925 में मोतीलाल नेहरू जिन्ना के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है और स्वराजियों का प्रभाव घटने लगता है। 1926 में कांग्रेस ने स्वराजियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दे दिया। कारण क्या था, क्योंकि 1926 में ही कई घटनाएं होती हैं जिसके कारण कांग्रेस चाहती है कि अब स्वराजी परिषद से बाहर आ जाएं, ठीक है। 1926 में चुनाव भी होते हैं जिसमें स्वराजियों को 1923 में जितनी सफलता मिली थी उतनी नहीं मिलती, काफ़ी कम सीटें मिलती उस कंपैरिजन में, जो आशा के बिल्कुल उलट थी। और इसी तरीके से कांग्रेस का पतन धीरे धीरे इंगित होने लगता है। इधर लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित होता है और इस आंदोलन के फलस्वरूप स्वराजियों को विधानमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसके कारण स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वराज पार्टी सफल नहीं रही। 1922 से 23 के बीच में जब गांधी जी का राजनीतिक निर्वासन चल रहा था, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सहेजे रखा, ठीक है। तो ये है स्वराज पार्टी की सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट। थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ छूट गया था पिछली क्लासेस में, मैंने नहीं करा पाया था, मैंने उसको बताया था, लिखित तौर पे नहीं बता पाई थी मैं, तो मैं उसको बता देती हूँ। राष्ट्रीय उदारवादी लीग, इसका गठन कब हुआ था, याद रखना है आपको। इसका गठन 1918 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है। इस दल का निर्माण कैसे हुआ था, ये लोग 1918 में कांग्रेस से अलग हो गए थे, ये उदारवादी नेता थे, ठीक है। लेकिन 1923 में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब स्वराज पार्टी बहुमत से जीत कर आती है। उसके बाद बात कर लेते हिंदू सभा की।
ठीक है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? हरिद्वार में 1915 में। इसके नेता मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का सहयोग न करके सरकार का सहयोग किया था, क्योंकि ये हिंदू हितों की रक्षा करना चाहते थे। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, जिसकी स्थापना 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की। वही कारण था, क्योंकि जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, ये स्वराज पार्टी के साथ हो गए, लेकिन बाद में इनका मतभेद स्वराजियों से भी हो जाता है, तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं 1924 में। ये जो भारतीय मुस्लिम लीग थी उससे अलग थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।